नमस्कार दोस्तों। आज अपन जो कल अपन ने पढ़ा था हिंदी विषय में, उसी से हम आगे चलते हैं। कल अपन ने जो भाषा क्या होती है, उसकी विशेषताएं क्या होती हैं, कितने प्रकार उसके होते हैं, कौन कौन से विशेषताएं उसकी होती हैं, उन सब की अपन ने चर्चा कर ली थी। एक व्याकरण जो बिंदु है वो अपना रह गया था कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण किसे कहते हैं? तो व्याकरण जो शब्द है वो क्या होता है, किसे व्याकरण कहते हैं? प्रत्येक भाषा जो होती है, भाषा का कोई ना कोई व्याकरण होता है। भाषा जो होगी उसका व्याकरण होगा, क्योंकि भाषा जो है वो शुद्ध रूप में होती है। भाषा जो है वो शुद्ध रूप में बोली भी जाती है और शुद्ध रूप में भी लिखी भी जाती है। तो कोई भी भाषा जो है, इसको व्याकरण को अपन एक शास्त्र भी कह सकते हैं। व्याकरण क्या है? एक शास्त्र है, और एक ऐसा शास्त्र है जो भाषा का हमें शुद्ध ज्ञान करवाता है, यानी शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण। शुद्ध उच्चारण, शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण कौन करवाता है? हमें व्याकरण करवाता है। यानी व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो किसी भी भाषा का शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण हमें करवाता है। उसे क्या कहा जाता है? व्याकरण कहा जाता है। चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी ले लो, संस्कृत ले लो, अंग्रेजी ले लो, या कोई अन्य भाषा ले लो, शुद्ध लेखन और शुद्ध उच्चारण हमें तभी आएगा जब हमें उस भाषा का व्याकरण आता हो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आज हम अपन हिंदी भाषा की बात करने वाले हैं। तो देखिए, हिंदी भाषा, बात करते हैं हिंदी शब्द की पहले। तो हिंदी जो शब्द है, हिंदी जो शब्द है वो फारसी या पारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का भाई? फारसी, पारसी या ईरानी भाषा। हिंदी जो शब्द है वो फारसी कह सकते हैं, फारस देश वाला, पारसी कह सकते हैं, और ईरानी भी उसी को कहते हैं। तीनों नाम एक ही हैं। परीक्षा में इन तीनों में से कुछ भी आ जाए, तीनों ही सही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हिंदी की अपन ने बात कर ली कि भाषा किस शब्द से बना, तो किस भाषा का शब्द है। आगे देखते हैं हिंदी शब्द का विकास किस तरह से हुआ। हिंदी शब्द कैसे बना है? तो ये जो है, आपने सुना होगा सिंधु नदी का नाम, और सिंधु नदी के जो पश्चिम वाला भाग है, सिंधु नदी के जो पश्चिम वाला भाग है, मान लो ये सिंधु नदी है, ऐसे ऐसे बह रही है, इसके जो पश्चिम वाला भाग है, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, या फारसी जो लोग हैं, वो क्या करते हैं? से का उच्चारण, से का उच्चारण है की तरह करते हैं, और जो अपना द है, द का उच्चारण, सॉरी ध का उच्चारण, ध का उच्चारण द की तरह करते हैं। फारसी भाषा में से का उच्चारण है की तरह होता है, ध का उच्चारण द की तरह होता है, और थ का उच्चारण जो है वो तय की तरह होता है। तो यहाँ पर क्या है, आज भी देखा होगा आपने, राजस्थान का जो अपना पश्चिमी इलाका है, वहाँ पर होता ही है कि वहाँ पर आज भी देखो सड़क को हड़क बोलते हैं, से को आज भी है बोलते हैं, यानी वो भाषा ही उधर की जो है वो इसी तरह की है। ठीक है, तो वहाँ पर अपना जो, वहाँ पर ये फारसी लोग आए, इन्होंने जब इसे सिंधु नदी का नाम सुना, सिंधु नदी का नाम सुना, तो उन्होंने सिंधु न कहकर इसको क्या कहा? हिंदू नदी कह दिया। क्या नाम दे दिया इसका? हिंदू नदी दे दिया। सिंधु नदी का क्या नाम दे दिया? हिंदू नदी दे दिया। और सिंधु नदी के पास रहने वाले जो लोग थे उसको क्या कह दिया? सिंधु नदी का जो स्थान था उसे कह दिया हिंदुस्तान, क्योंकि स्थान शब्द जो है वो किस में बदल गया? स्थान में बदल गया। क्योंकि तय किस में बदल, थे को किस प्रकार बोलते हैं? तय की तरह बोलते हैं। तो सिंधु से क्या बन गया? हिंदुस्तान भी बन गया। और हिंदू जो शब्द था वो जब भाषा के रूप में प्रयुक्त हुआ, हिंदू, सिंधु नदी के आसपास के लोग जिस भाषा का प्रयोग करते थे उसका उन्होंने नाम दे दिया हिंदू। और ये हिंदू जो रूप है वो बनते बनते पहले हिंदू ही बना, और हिंदू ही से फिर क्या बन गया? हिंदी बन गया। ठीक है, ये रूप बनते बनते लास्ट में क्या बन गया? हिंदी बन गया। चलिए आगे बात करते हैं। जो हिंदी अपनी भाषा है उसको, अपनी जो हिंदी जो भाषा का विकास हुआ
और यहाँ पर कहते हैं कि भी आर्य लोग आए थे और उन आर्य लोगों की भाषाओं को अलग अलग प्रकारों में बांटा है। जो अपने भाषा वैज्ञानिक है उन्होंने बहुत अलग अलग प्रकार के उन्होंने भेद किए हैं। तो कुछ भेदों की अपन बात कर लेते हैं। तो भारतीय आर्य भाषाओं का वर्गीकरण, भारतीय आर्य भाषाओं की बात करते हैं, उसके वर्गीकरण की बात करते हैं। तो उसको जो है 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय आर्य जो भाषाएं हैं उनको कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं। अगला नाम इन्होंने दिया मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाएं। और नंबर 3 पे दिया आधुनिक भारतीय आर्य भाषाएं। ठीक है, तो इनका कालक्रम भी देख लेते हैं अपन। जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं थी, इसका जो कालक्रम रहा है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक रहा है। जो अपने प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषाएं थी उनका कालक्रम रहा है 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। आगे बात करते हैं मध्यकालीन आर्य जो भाषाएं हैं उनका समय रहा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 1000 ईस्वी तक 500 ईसा पूर्व। अब देखो कई बच्चों की इसमें भी कन्फ्यूजन होता है, ईसा पूर्व क्या है और ईस्वी में, है ना। बहुत सारे बच्चे इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि ईसा पूर्व का मतलब क्या होगा। यानी ईसा पूर्व का जो समय है वो घटता है, ईसा पूर्व का जो समय है वो घटता है और ईस्वी समय बढ़ता है। तो इसमें ध्यान ये रखना है कि ईसा मसीह का जो जन्म है उसको 0 माना गया था और वहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। उससे अगर पीछे जाएंगे तो ईसा पूर्व लगेगा, आगे आएंगे तो ईस्वी जुड़ेगा, जब पीछे जाएंगे तो इसमें घटेंगे, जुड़ेंगे नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं आधुनिक आर्य भाषाओं की। आधुनिक आर्य भाषाएं जो है उनका समय माना जाता है 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। ठीक है, तो ये इसका कालक्रम रहेगा। आधुनिक आर्य भाषाओं को 1000 ईसा पूर्व से वर्तमान ईस्वी तक। थोड़ी सी दोबारा से देख लेते हैं, किसके समझ में नहीं आया हो तो फटाफट देख लेते हैं। हिंदी शब्द जो है वो फारसी या ईरानी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द जो है वो सिंधु नदी से बना है। सिंधु नदी से, क्योंकि स को है बोलते हैं और ध को जो है वो द बोलते हैं, तो सिंधु का क्या हो गया? हिंदू हो गया। हिंदू से बना हिंदू और फिर अंत में क्या बन गया? हिंदी बन गया। फिर भारतीय आर्य भाषाओं को जो है 3 भागों में बांटा गया। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाएं वो हैं 1500 ईसा पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषाएं ये रही हैं 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। आधुनिक आर्य भाषाओं की बात करें तो वो 1000 ईस्वी से वर्तमान तक चल रही है। चलिए अब एक एक भाषा की अपन थोड़ी थोड़ी बात कर लेते हैं, ज़्यादा अपन डिटेल से इसको नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए पहले बात करते हैं अपन संस्कृत की। पहले अपन बात करते हैं संस्कृत की। सबसे प्राचीन अपनी भाषा जो मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है? संस्कृत। संस्कृत का जो समय रहा है वो 1500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व से ये रहा है 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक जो भाषा चली है वो कौन सी चली है? संस्कृत चली है। चलिए संस्कृत को भी 2 भागों में बांटते हैं। एक अपनी है वैदिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत, तो वैदिक संस्कृत जो है जिसमें अपने लिखे गए थे वेद, उपनिषद। वेद और उपनिषदों की रचना जो है वो वैदिक संस्कृत में हुई थी और वैदिक संस्कृत जो है वो सबसे कठिन भाषा मानी जाती है। ये कठिन थी और इसका जो समय है, इसका समय माना जाता है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक।
1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक का समय किसका माना जाता है? वैदिक संस्कृत का, जिसमें क्या लिखे गए थे? वेद और उपनिषदों की रचना जिसमें हुई थी, और ये भाषा जो थी वो काफ़ी कठिन थी। आगे बात करते हैं नंबर 2, ये है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत, तो लौकिक जो संस्कृत थे वो लोक व्यवहार की भाषा थी। लौकिक, लोक प्लस इक, यानी जन सामान्य जिस भाषा का प्रयोग करता था वो थी अपनी लौकिक संस्कृत। तो पता है जन व्यवहार में जो भाषा काम में ली जाएगी वो काफ़ी ज़्यादा सरल होती है। तो ये जो भाषा थी, इस भाषा में जिन ग्रंथों की रचना हुई थी वो थे रामायण और महाभारत। रामायण व महाभारत की रचना कौन सी संस्कृत में हुई थी? लौकिक संस्कृत में, ठीक है। और ये जो भाषा थी वो सरल थी, क्योंकि ये लोक व्यवहार की भाषा मानी जाती है। और इसका जो समय है वो माना जाता है 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो लौकिक संस्कृत का। दोबारा से देखें, संस्कृत भाषा जो थी वो अपने 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक चली थी। उसमें पहले नंबर पे थी वैदिक संस्कृत, जिसमें वेद और उपनिषदों की रचना हुई थी जो कठिन थी, ठीक है। इसका समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। दूसरी है अपनी लौकिक संस्कृत, जिसमें रामायण और महाभारत की रचना हुई। ये काफ़ी सरल भाषा थी, क्योंकि ये जो थी लोक व्यवहार की भाषा थी, और इसका समय 1000 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। आगे बात करते हैं नंबर 2। नंबर 2 पे जो भाषा आई वो थी पाली भाषा। देखो, पाली में ई की मात्रा बड़ी नहीं लगानी है, क्योंकि वो अपना फिर पाली जिला बन जाएगा। तो पाली भाषा जो है इसका समय माना जाता है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक का जो समय है, उस समय भाषा कौन सी चली थी? पाली भाषा। तो पाली भाषा में जो है वो बौद्ध ग्रंथों की रचना हुई थी। बौद्ध ग्रंथ जो लिखे गए थे वो कौन सी भाषा में लिखे गए थे? पाली भाषा में। देखो, अपन शुरू से 1500 ईसा पूर्व से चले थे और कहाँ तक आ चुके हैं? 1 ईस्वी तक। तो 1 ईस्वी तक जो है वो पाली भाषा आ गई थी। देखो कितना समय लगा है, 500 साल तक ये रही है, और ये काफ़ी लंबे समय तक रही है। ये 1000 साल तक रही है, ये 500 साल तक रही है। इसके बाद में अगली भाषा आ जाती है प्राकृत। अगली भाषा कौन सी है? प्राकृत भाषा। तो प्राकृत भाषा का जो समय है वो माना जाता है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक का जो समय था वो प्राकृत भाषा का था, और इसमें जो है वो जैन ग्रंथों की रचना हुई थी। जैन ग्रंथों की रचना। तो जैन ग्रंथ जितने भी हैं वो कौन सी भाषा में है? प्राकृत भाषा में। और बौद्ध ग्रंथों की भाषा क्या रहेगी? पाली भाषा रहेगी। इसके अलावा अपने रामायण और महाभारत, वेद और उपनिषद की भाषा क्या है? संस्कृत है, ठीक है। आगे चलते हैं, नंबर 4, यहाँ आगे लिख देता हूँ मैं। नंबर 4 पे जो भाषा रही है अपने वो थी अपभ्रंश। अपभ्रंश, जिसको अपन सौर सैनी भी कहते हैं, सौर सैनी, ठीक है। अपभ्रंश कह दो चाहे सौर सैनी अपभ्रंश। देखो, परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि सौर सैनी सही रहेगा या अपभ्रंश सही रहेगा। देखो, दो नाम आएंगे, एक तो अपभ्रंश आएगा, एक सौर सैनी अपभ्रंश आएगा। अगर सौर सैनी अपभ्रंश लिखा है तो वो सही होगा। अगर अपभ्रंश अकेला ही है, साथ में सौर सैनी अपभ्रंश नहीं है, तो अपभ्रंश सही होगा, ठीक है। इसका समय जो रहेगा वो था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक का जो समय है वो किस भाषा का रहेगा? अपभ्रंश का। और जैसे ही 1000 ईस्वी आई, 1000 ईस्वी में जो अपने भाषा आई उसका नाम था हिंदी। हिंदी का जो समय है वो 1000 ईस्वी से वर्तमान तक माना जाता है। 1000 ईस्वी से वर्तमान तक का जो समय है वो किसका माना जाएगा? हिंदी का माना जाएगा। अभी हिंदी का समय चल रहा है, इसलिए हिंदी जो है वो वर्तमान तक चल रही है। कब से शुरू हुई थी? 1000। और इसका जो मानक समय है, इसका अगर मानक समय पूछे तो 1100 ईस्वी आप इसमें याद रखेंगे। यानी मानक समय अगर याद करेंगे तो 1100 ईस्वी क्या रहेगा इसका मानक समय। और अगर विक्रमी संवत की बात की जाए तो 1050 जो है वो इसकी क्या रहेगी? विक्रमी संवत, ठीक है। इतनी बातें याद हो गई होंगी मेरे ख्याल से, हिंदी भाषा का विकास किस तरह से हुआ। इसके अलावा 2-3 बिंदु में और बता देता हूँ। जैसे अपना एक तो हिंदी भाषा दिवस है, जिसको अपन हिंदी दिवस के नाम से भी जानते हैं। कब मनाया जाता है भाई? 14 सितंबर को। 14 सितंबर को जो है
वो हिंदी भाषा दिवस या हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे देखिए कुछ विशेष बातें हैं, जैसे मान लो संविधान के भाग 17 में हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं। संविधान के भाग 17 में हिंदी भाषा को अनुच्छेद 343 से, अनुच्छेद कहाँ की बात है, 343 से 351 तक, 343 से 351 तक जो है वो हिंदी को राजभाषा के रूप में किस प्रकार स्वीकार किया गया, क्या क्या प्रावधान किए गए, उन सब की चर्चा जो है वो संविधान का भाग नंबर रहेगा 17, अनुच्छेद रहेगा 343 से 351 तक। और हिंदी को राजभाषा का, भाई पता है आपको कि हिंदी हमारे देश की क्या है, राजभाषा है। राजभाषा, राष्ट्रभाषा, बोली है, उपबोली है, उपभाषा है, उन सब की चर्चा इसके बाद में करेंगे अपन, ठीक है। तो याद रखना है कि संविधान के कौन से भाग में भाषाओं का उल्लेख है, तो भाग 17 है, अनुच्छेद कौन सा है, 343 से 351 तक। तो राजभाषा बनाया गया है हिंदी को कौन से भाग में, 17 में। कौन से अनुच्छेद में प्रावधान है, 343 से 351 तक। आगे बात करें कि संविधान की 8वीं अनुसूची, संविधान की कौन सी सूची, 8वीं जो अनुसूची थी, मूल संविधान की बात हो रही है, तो वहाँ पर कितनी भाषाओं को शामिल किया गया, 14 भाषाएं शामिल की गई थी। संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 14 भाषाओं को शामिल किया गया था, और वर्तमान जो संविधान है उसमें कुछ अन्य भाषाओं को भी जोड़ दिया गया, और उसके साथ में भाषाओं की संख्या कितनी हो जाती है, 22 भाषाओं। वर्तमान संविधान में कितनी भाषाएं शामिल की गई हैं, 22 भाषाओं को शामिल किया गया। इन भाषाओं की सूची जो है वो यहाँ पर दी गई है। मूल जो संविधान था उसमें जो 14 भाषाएं थी उसमें एक असमिया थी, असमिया असम जो प्रदेश है वहाँ की, उड़िया उड़ीसा की है, उर्दू पता ही है भाई, कन्नड़ कर्नाटक की है, कश्मीरी ये नाम से पता चलता है, गुजराती है, तमिल है, तेलुगु है, पंजाबी है, बांग्ला है, मराठी है, मलयालम है, संस्कृत है। संस्कृत और हिंदी को देखो लास्ट में यहाँ पर रखा गया है, तो संस्कृत और हिंदी ये कुछ जो 14 भाषाएं हैं वो संविधान जो बना था उस समय ये जोड़ी गई थी। इसके अलावा जो है अन्य जो बाकी बची जो 8 भाषाएं हैं उनको शामिल किया गया है बाद में, ठीक है। तो 15 नंबर की जोड़ी गई थी सिंधी भाषा, उसके बाद में नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी, डोंगरी, मैथिली, संथाली और बोडो। तो इस प्रकार जो है वो अपना जो वर्तमान संविधान है उसमें कितनी भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। इन 22 भाषाओं को यहाँ पर मैंने लिख दिया है। अगर आप इसको अपने लिए सुरक्षित रखना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। बाकी ये जो इसके जो नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल जो है HS स्टडी में मिल जाएंगे। इसका लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक। देखिए भाषा के रूप, भाषा के कौन कौन से रूप होते हैं। नंबर 1 बोली, नंबर 2 है भाषा, 3 राजभाषा, नंबर 4 राष्ट्रभाषा, और नंबर 5 जो है वो है राजनयिक भाषा। देखिए इनमें काफ़ी ज़्यादा अंतर है। जो बोली है अपनी, जो अपनी बोली है, बोली जो है वो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। एक स्थान विशेष या एक क्षेत्र विशेष हो सकता है, वहाँ के लोग आपस में जो संचार का जो माध्यम होता है, जिस भाषा में वो बात करते हैं वो क्या कहलाती है, उस क्षेत्र की बोली कहलाती है, ठीक है। भाषा की बात करें तो भाषा जो है इसका क्षेत्र काफ़ी विस्तृत होता है, ये अपने मानक रूप में होती है, इसका कोई ना कोई व्याकरण जरूर होता है, लेकिन बोली का व्याकरण नहीं होता, भाषा का व्याकरण होता है। तो भाषा जो है एक बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, ठीक है। राजभाषा की बात करें तो राजभाषा जो है जो राजकीय जो कार्य होते हैं, यानी अपन कह सकते हैं कि शासन की जो भाषा है, शासन की भाषा या राजकार्यों की भाषा, राजकार्यों की भाषा क्या कहलाती है, राजभाषा। अपनी हिंदी जो है वो क्या है, एक राजभाषा है, अपनी हिंदी क्या है, राजभाषा है। राष्ट्रभाषा संपूर्ण देश में अधिकांश जनसंख्या यानी बहुमत में होनी चाहिए, अधिकांश जनसंख्या द्वारा बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है, राष्ट्रभाषा। हमारे देश की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि हमारे देश में राजभाषा तो स्वीकार की गई है लेकिन राष्ट्रभाषा स्वीकार नहीं की गई है।
हिंदी अपनी जो है वो आज विश्व में हिंदी जो है वो पहले नंबर पे है, लेकिन जिन्होंने शोध किया, शोधकर्ताओं द्वारा या कुछ जो जगह जगह प्रमाण दे रखे हैं, उसमें हमारी हिंदी भाषा को तीसरे नंबर पे रखा गया है। लेकिन अगर सही प्रमाणिक आंकड़े अगर जारी किए जाएं तो हिंदी भाषा वर्तमान में विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से है। लेकिन भारत में इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, क्योंकि दक्षिण के राज्यों द्वारा इसका विरोध होने पर हिंदी को राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा सका। आगे बात करते हैं। ये तो हो गई कि संपूर्ण राष्ट्र के बहुसंख्यक लोगों द्वारा बोले जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? राष्ट्रभाषा। राजनयिक भाषा की बात है कि एक देश से दूसरे देश, भाई दो देशों की बात हो रही है, दो देशों के मध्य जिस भाषा में कार्य होता है, जिस भाषा में विचार विनिमय होता है, तो वो क्या कहलाती है? राजनयिक भाषा। यानी एक देश से दूसरे देश, एक दूसरे देशों के मध्य जो भी वार्तालाप होते हैं वो किस प्रकार की भाषा कहलाती है? राजनयिक भाषा। ठीक है, इतनी बातें मेरे ख्याल से आपके समझ में आई होंगी। ये कई बार इनमें से प्रश्न पूछ लिया जाता है, बहुत बार इसमें से प्रतियोगी परीक्षाओं में जो है वो प्रश्न आए हैं, तो इनका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। बाकी ये सरल बातें सारी की सारी समझ में आ जाती हैं, इसमें कोई कठिनाई वाला कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये जो क्लास है आज की वो कैसी लगी? एक आप सभी से विनती है कि आप जो क्लास लेते हैं वो रेगुलर लें, ताकि आपको भी पढ़ने में मज़ा आए और मुझे भी पता चले कि भी आप इतने बच्चे देख रहे हैं तो उनका भी कोई फ़ायदा हो रहा है, तो कुछ और ज़्यादा अतिरिक्त सामग्री जोड़कर इसमें आपको बताई जाए। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।